पाठ क्रमांक 9 रीडिंग। तो बच्चों, आज हम यह एकांकी देखने वाले हैं जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। यहाँ पर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन, बहुत ही खास लेसन जो हमें स्त्री शिक्षा का महत्व फिर से एक बार दिखलाने की कोशिश कर रहा है एकांकी द्वारा। प्रस्तुत अति प्रसिद्ध एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है, यानी कि आज भी। लेकिन बच्चों, ये कहानी तब लिखी गई थी जब स्त्री शिक्षा तो शुरू हो गई थी, लेकिन उसे उतना महत्व प्राप्त नहीं हुआ था। स्त्री शिक्षित होकर भी उसे बाहर जाना, नौकरी करना या खुद के बलबूते पर अपना जीवन यापन करना यह संभव नहीं था, भले ही वह कितनी भी उच्च शिक्षित क्यों न हो। लोग इस प्रकार देखते थे कि वह भले ही थोड़ी बहुत शिक्षित हो तो भी चलेगी, लेकिन उसे घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, घरेलू जीवन में वह व्यवधान होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का यह जो विचार है यह बदलाने की कोशिश इस एकांकी में की है। तो यहाँ पर बच्चों, यह जो एकांकी लिखी गई थी, जो यहाँ पर भोर का तारा इस कृति से चुनी गई है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है। इस एकांकी में भी यहाँ पर जो लड़की है वह शिक्षित तो होती है, लेकिन शिक्षा प्राप्त होने पर भी उससे उसकी तरफ देखने का नज़रिया या समाज में बल्कि घर में भी किस प्रकार उसकी तरफ से विचार किया जाता है, यह देखने की यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो ये जो कृतियाँ हैं इसमें से जो भोर का तारा है इसी में से ये एकांकी चुनी गई है। गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर पेज नंबर 35 पर तुम लोगों को देखने को मिलेगी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो यहाँ पर दकियानुसी विचार यानी कि स्त्री शिक्षित होकर भी उसे किस प्रकार यहाँ पर घरेलू कामों में यहाँ पर उसी में ही वो व्यस्त रहेगी और परिवार की ही देखभाल करेगी, घर के बाहर नहीं निकलेगी। सब काम वह कर सकती है, लेकिन पुरुष की तरह वह आगे नहीं बढ़ सकती, बाहर काम नहीं कर सकती, उसका शिक्षा का उपयोग वह नहीं कर सकती। तो इसे ही दकियानुसी विचार कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर एकांकी प्रस्तुत किए हैं और नारी सम्मान की बात यहाँ पर हुई है। नारी की शिक्षा को महत्व दिया गया है और आगे चलकर ये महत्व निश्चित ही बढ़ गया और नारी आदमी के यानी कि पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर वह आगे बढ़ रही है। इसके कई उदाहरण हमने भी आज समाज में देखे हैं। तो स्त्री भी किसी पुरुष से कम नहीं है, बल्कि वह भी आगे बढ़ सकती है। इसी विचारधारा के साथ यह विचार इसी विचारधारा के साथ आगे आया
और एक सफल प्रयास यहाँ पर एकांकी द्वारा जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों देखेंगे रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात एकांकी में कि पात्र परिचय दिया है। तो चलो बच्चों पात्रों के नाम यहाँ पर पढ़ते हैं और इसे ध्यान में भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र है पहली है उमा, जो सुशिक्षित युवती है और यही शिक्षित है और इसी के बारे में बातचीत यहाँ पर एकांकी में हो रही है। और यहाँ उमा यानी कि सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप जो उमा के पिता है वे भी काफ़ी सुलझे हुए सुशिक्षित उच्च विचारों के होकर भी वे भी परिस्थितिवश किस प्रकार परिस्थिति से हार जाते हैं और वह भी किस प्रकार निर्णय लेते हैं, यह हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। प्रेमा जो है वह उमा की माँ है। तो यहाँ पर रामस्वरूप और प्रेमा पति पत्नी है। उमा की जो माँ है वह प्रेमा है। शंकर एक युवक है जो उमा को देखने के लिए आता है। गोपाल प्रसाद यहाँ पर शंकर के पिताजी है और दोनों एक साथ ही लड़की को देखने के लिए आते हैं, पिता और पुत्र। और ये जो रतन है वे वह रामस्वरूप का नौकर है। तो इस प्रकार ये पात्र परिचय हुआ। तो बच्चों एकांकी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एकांकी प्रस्तुत करते समय वहाँ का माहौल भी हमें माहौल से भी परिचित किया जाता है कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, यानी कि किस प्रकार का चित्र हमारे सामने दिखलाने की कोशिश ये एकांकी करती है। तो हमें भी अपने नज़र के सामने ये दृश्य लाना है। एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। तो यहाँ पर एक कमरा नज़र के सामने लाना है और यहाँ पर एक महाशय बैठे हैं, वे उनकी पीठ नज़र आ रही है और वे अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र के यानी कि जिनकी आयु अभी हो चुकी है, ढलते उम्र के, लगभग 40 के ऊपर के, 40-50 के ऊपर के लोगों को हम अधेड़ उम्र के लोग कह सकते हैं। एक तख्ते को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तो यहाँ पर तख्त का मतलब है एक लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। यहाँ पर अर्थ भी दिया है पाठ्यपुस्तक में, लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी जो वहाँ पर होती हैं और उसी को पकड़े हुए वे कमरे में आते हैं। और तख्त का दूसरा सिरा जो है वह उनके नौकर ने पकड़ा है और उसका नाम है रतन। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने रामस्वरूप और रतन को देखा है। रामस्वरूप अधेड़ उम्र के हैं और यहाँ पर कमरे में रामस्वरूप और रतन है और वे तख्ते को यहाँ पर बिछा रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्ते को उधर मोड़ दे। तो इस प्रकार वे रतन को कुछ सूचनाएं दे रहे हैं क्योंकि उनके घर मेहमान आने वाले हैं। कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं रामस्वरूप अपने नौकर के ज़रिए, जिसका नाम है रतन। उधर तख्ते के रखे जाने की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार वे तख्ते को बिछा देते हैं एक तरफ। रतन कहता है, बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप कहते हैं ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। तो यहाँ पर रामस्वरूप अपने नौकर रतन से तेज़ आवाज़ में बात करते हैं क्योंकि रतन जल्दी से समझ नहीं पा रहा है और इसलिए वे उसे कहते हैं कि जब परमात्मा के यहाँ जब अकल बढ़ रही थी तो तू वहाँ पर क्या देरी से पहुँचा था, जो तुझे हर एक बात समझानी पड़ती है। तो यहाँ पर बिछा दो क्या कर रहा है। तो
इतना पसीना जो बहाया है तो यहाँ पर बिछानी तो पड़ेगी ही। तो रतन तख्त बिछाता है और ही करता है। रामस्वरूप दरी को उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी आ। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। तो यहाँ पर जो तख्त है उस पर दरी बिछाई जाती है, चादर बिछाई जाती है और यहाँ पर रतन को कहा जाता है कि जो उमा है, उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लेकर आ जाए। मेहमान आने की तैयारी ये सब लोग कर रहे हैं। तो पति पत्नी यानी कि प्रेमा और रामस्वरूप यहाँ पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं तख्त पर। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी यहाँ पर प्रेमा कहती है कि तो रतन तख्त बिछाता है, ही आवाज़ करता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए रतन से कहता है कि हारमोनियम और सितार नीचे लेकर आए। तो यहाँ पर प्रेमा कहती है, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। तो राम स्वरूप पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्यों उसने मुँह फुलाया हुआ है, आखिर को क्यों वो रुआसी हुई है। तो प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, यानी कि मेहमान जो देखने वाले आ रहे हैं, लड़का आ रहा है, उसके पिता आ रहे हैं, शादी की बात होने जा रही है, लड़की को दिखाने का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उमा को ज़रा सज धज कर अच्छे से उसे आने के लिए राम स्वरूप कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि उसे ज़रा करीने से आने के लिए कहे। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभी सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो यहाँ पर एक विचार सामने आता है बच्चों कि राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि उमा को किस प्रकार आना है और ये जो लड़के वाले हैं किस प्रकार है। ये जो लड़के का पिता है वो खुद वकील है, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों से जान पहचान है, काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वे उनकी सोच है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो इस विचार को शायद राम स्वरूप भी स्वीकार कर लेते हैं और शायद वे अपनी लड़की का यहाँ पर जो उसकी शिक्षा हुई है उसे भी छिपाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि जो सामने वाले हैं भले खुद ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहिए, बल्कि कम पढ़ी लिखी चाहिए, जो केवल पढ़ना लिखना जानती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य उससे कौन सा करवाना है, तो वो है परिवार की देखभाल, घरेलू काम वो करेगी, बल्कि वह कोई भी बाहर का काम या नौकरी नहीं करेगी। इस प्रकार का विचार सामने आता है। तो इसकी जानकारी वह प्रेमा को देते हैं। प्रेमा कहती है, और लड़का कैसा है। राम स्वरूप बताते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। तो यहाँ पर राम स्वरूप भी यहाँ पर कबूल करते हैं अपनी पत्नी को कि अभी तो शिक्षा पूरी नहीं हुई है, बल्कि लड़का अभी उसकी शिक्षा जारी है और वह मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन लड़के का कहना है कि पढ़ाई एक तरफ है, अभी मैं शादी कर लूँ तो भी कुछ हर्ज नहीं है। और बीएससी के बाद वह लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। तो इस प्रकार राम स्वरूप प्रेमा को लड़के की भी जानकारी देते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों।
रतन कहता है, आगे चलकर रतन कहता है यानी कि उनका नौकर, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो यहाँ पर रामस्वरूप दरवाजे से झाँकते हैं और उन्हें दो लोग शायद नज़र आ गए हैं, इसीलिए वे प्रेमा से तुरंत कहते हैं कि मेहमान आ चुके हैं और यहाँ पर उमा से कह देना कि वह उनके सामने थोड़ा सा गा भी देगी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो सितार हारमोनियम भी नीचे मंगवाया था, कमरे से बाहर लाया गया था और यहाँ पर उमा क्या करती है, गा भी सकती है। तो उसकी जो कलाएँ है वह एक पिता इन मेहमानों के आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार पूछताछ करते हैं, यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करते हैं और जो गोपाल प्रसाद हैं यानी कि लड़की का पिता है वो बैठ जाता है और पूछताछ करते समय रामस्वरूप पूछते हैं कि मकान ढूंढने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो इस प्रकार वे पूछताछ करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं खखार कर, खंखार यानी कि गला साफ करते हुए, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो यहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी और तांगे वाला भी शायद उनका पता जानता था, इसलिए वे जल्दी से घर भी आकर पहुँचे थे। रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? तो यहाँ पर लड़की की थोड़ी पूछताछ करते हुए वे शंकर से कहते हैं कि शंकर बाबू, आपको कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो यहाँ पर वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार जो होता है, तो कभी कभार एक दो दिन छुट्टी होती है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। उसी प्रकार शंकर भी वीकेंड में आया था, उसे कोई छुट्टियाँ नहीं थी। रामस्वरूप कहते हैं तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं साल 2 साल? शंकर कहता है हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो इस प्रकार बातचीत जारी है। शंकर से पूछा जा रहा है, रामस्वरूप से पूछते हैं कि आपकी शायद पढ़ाई अभी 1 साल तक जारी रहेगी, लेकिन शंकर देखो किस प्रकार उत्तर देता है कि यहाँ पर 2 साल रह गए हैं, यानी कि उसे भी निश्चित पता नहीं है कि वह साल भर पढ़ाई करेगा और या 2 साल करेगा, क्योंकि शायद वो फेल भी हो सकता है और फेल होने की अगर बारी आए तो वो 2 साल भी घर रह सकता है, तो 2 साल उसे लग सकते हैं। तो इसीलिए चौंक कर रामस्वरूप कहते हैं कि साल 2 साल क्यों? तो वह कहता है कि मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। इस प्रकार वह बात को टाल देता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं आगे अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो यहाँ पर बिज़नेस की बात, तो यहाँ पर बिज़नेस की कौन सी बात, यह चौंक कर आगे देखेंगे। रामस्वरूप चौंकते हैं, उन्हें बिज़नेस ये शब्द सुनकर शायद अजीब लगा हो, तो वे कहते हैं बिज़नेस समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो शायद वे समझ जाते हैं और शायद वे समझ जाते हैं और यहाँ पर बिज़नेस यानी कि वे शायद अच्छा अर्थ निकलते हैं कि क्या और क्या करते हैं आप, या क्या चल रहा है। शायद ये अच्छा विचार लेकर वे क्या करते हैं
कहते हैं कि पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तकल्लुफ़ यानी कि शिष्टाचार, हम तो बस लड़की देखने के लिए आए थे, तो ये शिष्टाचार की ज़रूरत नहीं थी। राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो अंदर जाते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर कोई लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं तो यहाँ पर शिष्टाचार तो होता ही है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ। तो यहाँ पर शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज़ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जब गोपाल प्रसाद राम प्रसाद जब अंदर जाते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही कमरे में फ़िलहाल मौजूद है। तो वे अपने लड़के से कहते हैं ज़रा अच्छे से बैठो, ब्याह तय करने आए हो, ज़रा लड़के की तरह दूल्हे की तरह ज़रा अच्छे से बैठो, ये कमर सीधी करके बैठो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोग भी तुम्हें चिढ़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन। तो इसी से संबंधित यहाँ पर पाठ को भी शीर्षक आया है, इस एकांकी को भी शीर्षक आया है कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो शंकर जो है उसका जो बैकबोन है वह सीधा नहीं बैठता है, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी निकल आती है। पीछे की रीढ़ की हड्डी यानी कि पीठ की जो हड्डी होती है, पीठ की जो वह निकाल कर वह बैठता है, वह सीधा नहीं बैठता है, झुक कर बैठता है। इसलिए उसके दोस्त भी उसे अक्सर चिढ़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन, शंकर की बैकबोन। तो वह अपने लड़के को सावधान करते हैं और अच्छी तरह से बैठने का इशारा करते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप जी आते हैं और चाय की ट्रे मेज़ पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पर राम स्वरूप पूछते हैं कि आपको कौन सी चाय में दूँ। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे दोनों भी चाय नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चाय चाहिए जिसमें आधा दूध और आधी चाय दीजिए। यानी कि जो दूध अलग से लाया है वो चाय में डालकर, लेकिन चीनी ज़रा ज़्यादा डालिएगा। शंकर कहता है खंकार कर सुनना है, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो यहाँ पर शंकर थोड़ा सा विषय को बदल देता है और यहाँ पर वह टैक्स की बात करता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका पहला भाग पूर्ण होता है। अब हम फिर से रीढ़ की हड्डी के दूसरे भाग में मिलेंगे और जो इसका शीर्ष भाग है, इसका जो बचा हुआ भाग है वह भाग 2 में हम देखेंगे। तो जहाँ तक हमारा लेसन हुआ है उसके संभाषण, उसके डायलॉग्स अच्छी तरह पढ़ लेना और पात्र परिचय समझ लेना। बहुत ही सुंदर एकांकी, बहुत ही सीधी सरल और आसान है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो इसी विचार के साथ बच्चों आज का ये सेशन हम पूर्ण करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।